अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमडी कैट और ई कैट के लिए एमसीक्यू सीरीज़, जिसके अंदर मैं आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करवाऊंगा और बहुत सारे एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर ये सीरीज़ आप देखते हो तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी पता चल जाएंगे और साथ ही साथ आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और काफ़ी एमसीक्यूज़ हम करेंगे। ग्रुप के अंदर मैं आपको टेस्ट भेज रहा हूँ, लेक्चर्स आ रहे हैं ग्रुप के अंदर मैं आपको पीडीएफ भी भेज रहा हूँ इन एमसीक्यूज़ का, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करवाऊँगा। सही है, तो इम्पॉर्टेंट है। आपने क्या करना है भाई, देखो जैसे ही एमसीक्यूज़ चलेगा, जैसे कि अभी एक एमसीक्यूज़ चल रहा है नीचे, तो आपने वीडियो को रोकना है और उस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सही है, अगर ख़ुद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो मैं करा दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी ख़ुद की भी प्रैक्टिस होगी और जहाँ पर फंसोगे, जो बात समझ नहीं आएगी, उसकी एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको करना इंशाल्लाह जो है आपको बड़ा फ़ायदा रहेगा। चैप्टर नंबर 1 है आज हमारा। चैप्टर नंबर 1 में करा चुका हूँ आपको, तो आज उसके एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आपको चैप्टर 2, 3 और जितने भी चैप्टर हमने करे हैं उसको कराऊँगा। अच्छा, प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में आपके पास बराबर में ही पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, फिज़िक्स की भी और मैथ की भी, तो वो आप देख सकते हो। और इंग्लिश की, बायो की, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है वो एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पर है। चलो सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं, आसान है, इसके बाद हार्ड शुरू होंगे क्योंकि आज हमारा पहला जो है वो सेशन है। अच्छा, सबसे पहले आपको लिख के दिया हुआ है फिज़िक्स बिलोंग टू, यानी फ़िज़िक्स जो है वो कौन सी साइंस है। भाई देखो, आपको सीधा सीधा पता है कि फ़िज़िक्स जो है एक फ़िज़िकल साइंस है। इसके अंदर आप बायो यानी जिस्म के बारे में या बॉडी के बारे में नहीं पढ़ रहे होते हो, मोशन के बारे में और फोर्सेस के बारे में ज़्यादातर पढ़ रहे होते हो, और एनर्जी की कंजर्वेशन के बारे में या एनर्जी के ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो ये फ़िज़िकल साइंस है। तो पहले एमसीक्यूज़ जो था हमारा, जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ था, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारे पास है ए। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ अपना सेकेंड एमसीक्यूज़ करते हैं। काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं तो आप लोग अच्छी तरह से करना, आप लोग वीडियो रोकते रहना और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करना, और नहीं हो पाए तो फिर देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फिज़िकल साइंस, इनमें से कौन सी ऐसी ब्रांच है जो फिज़िकल साइंस से बिलोंग करती है? तो भाई ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो आपके पास फिज़िकल साइंस से जो है वो बिलोंग करती हैं, तो इसका आंसर है आपके पास डी। सही है, चलो 2 हो गए, अब तीसरे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इसका जवाब देते हैं। अच्छा, तीसरा एमसीक्यूज़ है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स। अच्छा, अब देखो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब समझ लो। आपके पास जो केमिस्ट्री है और फिज़िक्स है, इसमें बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं, यानी चीज़ों का कॉमन होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ आप फिज़िक्स में पढ़ोगे, ठीक है, जो चीज़ आप फिज़िक्स में पढ़ोगे वही कुछ आप जो है या उससे मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो आप किस में पढ़ोगे? न्यूक्लियर फिज़िक्स में। ठीक है, और इसके अलावा एस्ट्रोफिज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में। तो यानी चीज़ों का सेम होना, ये इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है। तो इसका जो जवाब है हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स, इसके बारे में भी आप फिज़िक्स में पढ़ते हो। ठीक है, बायोफिज़िक्स, बायो के बारे में भी फिज़िक्स में आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हो। अच्छा, केमिकल फ़िज़िक्स, केमिकल के बारे में भी आप फिज़िक्स में पढ़ रहे होते हो। फिज़िक्स में पूरे चैप्टर्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस वाला, जिसमें आप न्यूक्लियस में क्या हो रहा होता है इसे पढ़ रहे होते हो। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही ऑप्शन है, या ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दिस सही है। ठीक है, चलो तीसरा हो गया, अब चौथा करते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे करेंगे। अच्छा, अब आपके सामने जो आ रहा है आपका चौथा एमसीक्यूज़ आ रहा है, उसको देखते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स, ये भी उसी से मिलता जुलता सवाल है। तो देखो आगे तो सबके लगा हुआ भी फिज़िक्स है, तो खुद ही बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स, ये आपके पास एक पूरी फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम जो है वो फ़िज़िक्स में जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करते हैं। मेडिकल फ़िज़िक्स और फिज़िकल, ठीक है, ओशनोग्राफी, तो ऑल ऑफ देम यहाँ भी आएगा डी। ठीक है, यहाँ भी डी आएगा आपके पास। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा 5 पे आ जाते हैं। 5वां एमसीक्यूज़ आ रहा है बच्चों के सामने, ये रहा। अच्छा, 5वें एमसीक्यूज़ में आपसे कहा जाता है
द स्टैंडर्ड चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी शुड बी। अच्छा, आपको पता है आपके पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। जो स्टैंडर्ड है बेस क्वांटिटी का, यानी बेस क्वांटिटी में कुछ स्टैंडर्ड बना दिया है। स्टैंडर्ड का मतलब अब ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अक्सर चाय के होटल पे जाते होगे चाय पीने के लिए, या अगर मेरी बहन हो तो चाय बनाती होंगी आपने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। कैसे? जब भी चाय बनानी है तो आप क्या करते हो, पहले पानी को बॉयल करते हो, या दूध पत्ती बनानी है तो दूध को बॉयल करते हो, उसके बाद चीनी और पत्ती। कभी ऐसा तो नहीं है चीनी और पत्ती पहले डाल दिया फिर दूध और पानी डाला, ऐसे डालोगे तो वो रोस्टेड चाय बन जाएगी, कुछ और ही बन जाएगा वो। तो यानी एक स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह से बेस क्वांटिटीज़ में भी स्टैंडर्ड रखा गया है। अब उस स्टैंडर्ड वो क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड तो ये है कि भाई उनमें जो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स वगैरह हैं वो चेंज नहीं होते। सही, यूनिट सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है तो यूनिट हमेशा आपके पास मीटर, सेंटीमीटर इस तरह के आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि लेंथ का यूनिट सेकंड हो जाएगा। बेस क्वांटिटी 7 है, हमेशा 7 मिलेंगी, कभी 8 नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है। एक्सेसिबल यानी ईजी है, आप आसानी से इनको समझ सकते हो, इन तक पहुँच सकते हो, मुश्किल नहीं है। अच्छा, इनवेरिएबल इनमें तब्दीली नहीं आ रही, यानी 7 हैं तो 7 ही रहती हैं, यूनिट्स तब्दील नहीं हो रहे, डायमेंशन तब्दील नहीं हो रही। वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ दे देना, किसी चीज़ को कोई असाइन कर देना। कहते हैं ना यार ये वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होता है कि ये x है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई क्वांटिटी इसे असाइन हुई, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड इसे असाइन हुआ होगा। सही है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो सी इसका सही ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे हार्ड भी है, ईजी भी है। ये चैप्टर ज़्यादातर थ्योरी बेस है, आगे इसमें न्यूमेरिकल्स भी थोड़े बहुत आने वाले हैं। सारे टॉपिक इंशाल्लाह इसमें कवर हो रहे होंगे। अच्छा, अब अपना अगला पढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस इन मीटर इज। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप न्यूक्लियस का डायमीटर कैलकुलेट करोगे कोई ना कोई मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, फिर एक उसके बाद एक प्रीफिक्स आएगा। आपके पास एक मैग्नीट्यूड आएगा, फिर एक आपके पास प्रीफिक्स या साइंटिफिक नोटेशन आएगी। तो इसको मैं एस और पी लिख रहा हूँ, ठीक है, एस और पी दोनों में से कोई भी एक आ रहा होगा, फिर मीटर आ रहा होगा। अब ये कौन सी ऐसी साइंटिफिक नोटेशन जो है यहाँ पर आएगी, आपने ये बताना है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक न्यूक्लियस का डायमीटर कैलकुलेट किया तो मुझे हमेशा एक ख़ास साइंटिफिक नोटेशन मिल रही होगी, एक ऑर्डर मिल रहा होगा। वो ऑर्डर क्या होगा? 10 की पावर -15। अब मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, आप जब भी पेन की लेंथ मेजर करोगे तो कभी भी ये आपके पास 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी लेंथ है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन इसी तरह से आप एक न्यूक्लियस का डायमीटर मेजर करोगे और उसे मीटर में लाओगे ना जब भी, तो आपके पास यहाँ पे 10 की कोई पावर हमेशा बन रही होगी, या अक्सर केस में बन रही होगी, तो वो होगी -15। फॉर एग्जाम्पल, 5 × 10 की पावर -15 मीटर। जब भी मीटर में लाने की कोशिश करोगे, बात समझ में आई? चलो, यही चीज़ बताना था। तो इसका जो जवाब है हमारे पास वो ए है। देखा, हार्ड भी है ना और आसान भी है। तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमेशा साइंटिफिक नोटेशन लग रही होगी, या कोई ख़ास आपके पास जो है वो मल्टीप्लायर आ रहा होगा। तो ये एक मल्टीप्लायर है। अच्छा, ये हमारा ए हो गया, ठीक है, 20, ठीक है। अब आ जाओ, आगे चलते हैं। हमारा 6 है या 7 है, ठीक है, 6 हो गए, बल्कि 7वां है, 7वां है ना, क्योंकि हमने 22 तक कर लिया। अच्छा, अब 7वां करते हैं, 7वें पे आ जाओ। अच्छा, अब आपके सामने जो है चलना शुरू हो गया होगा हमारा MCQs। हाँ, ये रहा। CD इज़ द SI यूनिट ऑफ कैडेला। बेसिकली ये है, आपके पास इसका जवाब आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि आसान है, आप पढ़ चुके हो। CD इस यूनिट फॉर कैडेला, C हो गया। तो ये अब आ जाओ, अपना करते हैं 8वां MCQs। अच्छा, 8वां MCQs में कहा जा रहा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर। देखो, चल रहा है MCQs। आपको पता है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, यानी जो
एंगल आपके पास सॉलिड में, स्फीयर में बन रहा होता है या जो प्लेन में बन रहा होता है, प्लेन क्या होता है ज़रा ये देखो, ये एक्स और वाई प्लेन हो गया, ठीक है। इसमें किसी चीज़ ने एक एंगल कवर किया तो यहाँ एक एंगल बन रहा है। तो आपको पता है इस एंगल को आप ना बेस यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हो ना ड्राइव यूनिट में, तो आपको एक और यूनिट सिस्टम में जाना पड़ता है जो कि है सप्लीमेंट्री यूनिट। बेशक इसका जवाब सी सही है, मगर बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें सी भी सही होता है, ए भी सही होता है, बी भी सही होता है, तो डी इसका जवाब बन रहा होता है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसका जवाब ए भी सही है, क्योंकि देखो ये ज्योमेट्री भी है, ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी भी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी है और फिज़िकल क्वांटिटी भी है ये एक, तो इसका जो जवाब है हमारे पास डी सही है। प्यारे बच्चों सही है, आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब करते हैं हम अपना 9 वाला एमसीक्यूज़, ठीक है, 9 वाला एमसीक्यूज़ करते हैं। अच्छा, 9 वाला एमसीक्यूज़ है 41। अब ये तो बहुत आसान है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल देखो ये मैंने 1 न्यूटन लिखा। अब इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? फॉर्मूला लिख लो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि न्यूटन, जाउल या आपके पास वेबर पर मीटर ये किसके बराबर है, घबराओ मत। सबसे पहले क्या करो, न्यूटन किसका यूनिट है आप ये लिख लो, F = me। चलो ये बात क्लियर हो गई कि ये फोर्स का यूनिट है आपके पास। अच्छा, अब ये क्या है? मास है, यानी एक बेस क्वांटिटी है, इसको तो आप नहीं छेड़ सकते। बेस क्वांटिटी का तो यूनिट आपको सिंपल पता है कि भाई अगर ये मास है तो ये kg होगा। ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी बना दो तो एक्सेलरेशन बराबर होती है v/t। अब t को इधर लिख लो m/t, ये हो गया v। सही है, अब v भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, फर्दर इसे बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो। आपको रफ पेपर मिलता है इस तरह की सोल्यूशन करने के लिए। अमूमन आपको आ रहा होगा, लेकिन जब नहीं आ रहा हो तो तब के लिए बता रहा हूँ। तो S/T, तो ये क्या बना आपके पास? ये बना आपके पास मास लेंथ टाइम का स्क्वायर। अच्छा, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? kg, मीटर, और अगर ऊपर ले आऊँगा सेकंड को तो सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। और ये पूरा किस चीज़ के बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से छोटे से आप स्टेप्स करके भी अपना आंसर निकाल सकोगे। तो ये नवा एमसीक्यूज़ था, इसका हमारा आ रहा है भाइयों, देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। इसका हमारे पास आ रहा है, देखो डी तो सही नहीं है क्योंकि डी में तो मीटर भी इन्वर्स में है, तो इसका ए सही है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो ए हमारा करेक्ट हो गया। चलो समझ में आ गई ना बात। अब आ जाओ 10 वाला करते हैं, 10 वाला एमसीक्यूज़ करते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, 10 वाला एमसीक्यूज़ है हमारे पास न्यूटन मीटर। तो देखो जो अभी आपने निकाला था जस्ट उसमें मीटर को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। अभी आपने निकाला था ना थोड़ी देर पहले न्यूटन का यूनिट, तो इसका जवाब है आपके पास ए। देखा, बस सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आपको छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। चलो अब आ जाओ 11 पर आ जाओ। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मज़ेदार है। 1 इस इक्वल टू, देखो ई प्रीफिक्स है, ई इस प्रीफिक्स। अब आपने टेरा तक तो पढ़ा होगा, ये टेरा के बाद आ रहा होता है, ये होता है 10 की पावर 18। क्या होता है ये? 10 की पावर ई किसके बराबर होता है? अगर मैं ई को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, अभी तो ये प्रीफिक्स है, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 10 की पावर 18 बनता है, 18 मीटर। 18 8 लिख दिया, जस्ट 18। सही है, तो इसको आपने ऐसे लिखा हुआ है। अगर इसको खोल के लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, हेक्सा मीटर। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि ई कितने के बराबर होता है साइंटिफिक नोटेशन में? 10 की पावर -18 के, मैंने बता दिया। सही है, तो अब इसको लिख देते हैं 1 हेक्सा मीटर, तो ए इसका जवाब है। क्लैरिटी? चलो भाई क्लैरिटी है। अब आओ 52 में। अब देखो वो कह रहे हैं 1 mm और मीटर। ये लिखना बुरा नहीं है, आपको कोई मना नहीं कर रहा इस तरह से लिखने से, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि 2 प्रीफिक्स यूज़ करो। हमेशा आपने एक प्रीफिक्स यूज़ होते हुए देखा होगा, या तो मेगा, जबकि ऐसे भी लिखा जा सकता है kg।
देखो मैंने जवाब दे दिया ना आपको। तो ये दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। अच्छा, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, जस्ट क्या करो, आपको पता है मेगा किसके बराबर है, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6, ठीक है। देखो बेसिस सेम, पावरें बिल्कुल ऐड हो जानी चाहिए। तो क्या बना, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 मीटर। 12 तो पता होगा किसके बराबर होता है, टेरा के बराबर होता है। तो 1 टेरा मीटर। वैसे आप टेराबाइट अक्सर सुनते हो, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लैरिटी आई? चलो आ जाओ 12 करते हैं। अच्छा, अब आ गया 12। द एरर प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंस डिफरेंस इन रीडिंग। देखो कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मुसलसल होना। कहते हैं ना कि मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी लाओ, मतलब किसी काम को मुसलसल करो, हर एक टाइम टेबल बनाओ और उसे रिपीट करो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एरर मुसलसल आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा होगा, क्योंकि सिस्टम ख़राब है, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सिस्टम है, इसके अंदर एक निब है, अगर ये निब ख़राब है तो मैं इससे कुछ भी कोशिश कर लूँ बार बार ख़राब ही लिखेगा ये। क्यों, क्योंकि सिस्टम में गड़बड़ है। तो अगर सिस्टम ख़राब है तो आपका एरर बार बार आएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो और आपका स्केल या तो 2-3 वैल्यू उसमें गायब हैं या ख़राब हैं, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या आंसर आ रहा है। सिस्टम में गड़बड़ होगी तो एरर कंसिस्टेंस हो जाएगा, यानी बार बार निकल कर आएगा, बार बार रिपीट होगा। तो सिस्टेमिक एरर इसका बी जवाब है। चलो समझ में आई ना माशाल्लाह से बात। अच्छा, द पॉसिबल कॉज ऑफ अ सिस्टेमिक एरर इज। सिस्टेमिक एरर क्यों आता है, मतलब पॉसिबल कॉज, वजह क्या बनती है। तो ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सारी वजहें बन जाती हैं अगर ज़ीरो एरर है, ठीक है। पुअर कैलिब्रेशन, यानी जो रीडिंग वगैरह लिखी हुई है इंस्ट्रूमेंट पे वो सही नहीं है। कोई स्केल मैं आपको दे दूं, कोई रूलर आपको दे दूं और उस पर रीडिंग सही नहीं लिखी हुई हो, तो क्या आप रीडिंग मेजर कर पाओगे, नहीं, या गलत लिखी हुई हो। अच्छा, इनकरेक्ट मार्किंग, गलत लिखी हुई हो। तो इसका जवाब आएगा भाइयों और बहनों डी, ठीक है। 12 का आपके पास आ गया डी, ठीक है। अब आ जाओ आगे चलते हैं। अब आएगा 13 और अब आएगा आपके पास अगला। देखो 7000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आप भाइयों और बहनों को नज़र आ रहे हैं। देखो भाई ये तो आपके पास नहीं होंगे, है ना, जस्ट इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और देख लेते हैं 1 हमारा आंसर है बी में। तो बी इसका भाइयों और बहनों करेक्ट जवाब है, बी इसका करेक्ट जवाब है। आसान था इसलिए ज़्यादा मैंने इसको जो है वो टूल नहीं दिया, आराम फ़ौरन समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर वाला सवाल है, 0.0000747। तो आपको पता है इसके अंदर जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लाई कर रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। तो ये आपको दिया हुआ है डी में, ठीक है, डी दिया हुआ है। चलो अब करते हैं अपना 15 यानी 15वां MCQ। अच्छा, अब यहाँ पर भाइयों और बहनों आपने करना है राउंड ऑफ। आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे ज़रा देखो, आपको इन्होंने दिया हुआ है 18464, अब इन्हें तो हमने नहीं छेड़ना, और 350। देखो भाई अब राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, यहाँ 3 तक जाके राउंड ऑफ करना है, यानी फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक कह लो। अब 0 ख़त्म हो जाता है, कोई कैरी देने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगला नंबर क्या आएगा, 18464.35। मगर 5 पर आके आपको एक रूल याद रखना है, अगर ऑड नंबर होगा तो आपने कैरी देनी है, इवन हो तो नहीं देनी, सही है। ऑड नंबर है यानी कैरी देनी होगी 18464.4। तो ये इसका सही करेक्ट आंसर है और सही करेक्ट आंसर इसका लाई कर रहा है ए में। तो 81 का जो जवाब, मतलब 15 का जो जवाब है वो आपके पास ए लाए हुआ।
समझ में आई बात? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना, खुद भी कोशिश करते रहना, इंशाल्लाह फिर इम्प्रूवमेंट रहेगी। 16। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ 1817, 18 और 17 को राउंड ऑफ करो। बहुत सिंपल है, 5 से बड़ा जो भी नंबर हो अगर उसे आप ख़त्म करोगे तो एक कैरी आगे दे दोगे, तो 182 हो जाएगा। तो ये देखो किस में लाई कर रहा है, ये भी ए में लाई कर रहा है। दोनों का जवाब आपके पास ए था। नहीं, ए नहीं है इसका, एक मिनट रुको। मैंने लिखा सही है लेकिन इसका जवाब है सी। मतलब ये जो करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है ना, सी में दिया हुआ है। मैंने गलती से ए बोल दिया, सी है। सही है, चलो लिखा सही था, लिखा गलत नहीं था, बस वो करेक्ट आंसर उसका सी में लिखा हुआ था उन्होंने, जो मैंने बताया था। नीचे भी सेम क्वेश्चन इस तरह से मिलता जुलता था ना, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, अब आ जाओ आगे। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस। एक अच्छी मेजरमेंट कौन सी मानी जाती है? ठीक है, जिसके अंदर प्रिसीजन हो और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो। मतलब एक अच्छी मेजरमेंट आपकी जब मानी जाएगी जब आपकी जो मेजरमेंट है उसके अंदर लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो, या अनसर्टेनिटी हो नहीं। अनसर्टेनिटी क्या होती है कि वो वैल्यूज़ जो हमें नहीं पता, जो आनी थी हमें नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई कैलकुलेशन करी, आपका आंसर आया 10 मीटर। ठीक है, अब 10 मीटर ठीक आया या गलत आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर मौजूद ही नहीं था। तो फिर ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी आ गई, आप शक में पड़ गए कि भाई ये मैंने सही निकाला है या गलत। हाँ, अगर एक्चुअल आंसर मौजूद होता, ट्रू आंसर मौजूद होता कहीं बुक में या कहीं भी, तो फिर अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती, क्योंकि आपको पता हो जाता। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय, ये आपका हो गया। तो इसका सही जवाब है आपके पास बी। 17 का सही जवाब है आपके पास बी। 17 का सही जवाब बी नहीं है, बल्कि लेस प्रिसीजन सी है। 71 का सी है, सी लगाओ इसको। ठीक है, सी लगाओ, मतलब 17 का सी लगाओ। अब आ जाओ 18 करते हैं। अच्छा, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस। अच्छी मेजरमेंट उसी को माना जाएगा जिसमें ना एरर हो, ना किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी हो। तो देखो, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी भी कम होनी चाहिए जब भी आपकी रीडिंग अच्छी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कम होनी चाहिए, और एरर भी कम होना चाहिए। तो इसका जवाब है डी। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है वो 19 वाला अपना MCQs करते हैं। अच्छा, इसमें अनसर्टेनिटी वाला है आपके पास। अब देखो, अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है इस चीज़ को समझ लो, ये असल चीज़ है आपके लिए। अब देखो, इन्होंने सबसे पहले कहा हुआ है इफ़ i इज़ इक्वल टू 0.84 प्लस माइनस 0.05। तो i की वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। i की वैल्यू दी हुई है 0.84 प्लस माइनस 0.05। अच्छा, याद रखना ये जो है आपके पास i है और ये डेल्टा i माना जाएगा। सही है, इस चीज़ को क्लियरिटी में रखना। और r आपके पास जो दिया हुआ है इन्होंने, वो दिया हुआ है 6.2, ये r है, और ये प्लस माइनस 0.5 है, ये डेल्टा r हो गया यानी। ठीक है, इसका यूनिट एम्पेयर है, इसका यूनिट ओम्स है। ब्रैकेट कर दो। अच्छा, अब उसके बाद देखो आगे कैसे चलना है। आगे v इज़ इक्वल टू आई आर करके चलना है। अच्छा, पहले सबसे पहले i और v को कैलकुलेट करके सिंपल v निकाल लो, क्योंकि आपने जो आंसर देना है ना वो भी ऐसे ही देना है कि आपके पास v आ रहा होगा। ठीक है, आपके पास जो है वो v आ रहा होगा और यहाँ पर एक वैल्यू आ रही होगी और यहाँ पर एक वैल्यू आ रही होगी। सही, तो पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.86 मल्टीप्लाई 6.2, तो v आपका कैलकुलेट होकर आ गया 0.86 मल्टीप्लाई 6.2, आंसर इज़ 5.2। 5.2 आपको जो है वो मिल गया वोल्ट। अच्छा, ये v आ गया। अब डेल्टा v के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो, डेल्टा v कैलकुलेट होगा इस तरह से, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन r प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट करके प्लस माइनस भी लगाओ बाहर। ठीक है, प्लस माइनस, यानी जो भी आंसर आएगा वो आप प्लस माइनस करके लिखोगे। डेल्टा i अपॉन i, सही है।
अच्छा, अब देखो डेल्टा वी अपॉन वी आ रहा है आपके पास। देखो भाई यहाँ पर आपके पास ये चीज़ डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर दिया हुआ 0.5 डिवाइडेड बाय आर 6.2 और प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 0.86। अब आपके पास ये आ गया डेल्टा वी। अच्छा, अब इसको देखो ज़रा कैलकुलेट, इसका ज़रा एलसीएम ले लो दोनों को। 0.5 डिवाइडेड बाय 6.2 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84। अच्छा, तो आपके पास आ रहा है 0.1, तो यहाँ प्लस माइनस लगा लो। आपके पास आंसर आ रहा है प्लस माइनस 0.1, और भी आ रहा है लेकिन आगे बस इधर तक लिख लो। तो आपका जो v आया वो आया 5.2 प्लस माइनस 0.1। अब देखो ये आंसर किधर है, ये चीज़ कहाँ मौजूद है, तो ये आपके पास इसमें मौजूद है ए में, तो इसका यही जवाब आया है ए। ठीक है, ये लो ए आ गया। अच्छा, अब कैलकुलेट करते हैं अपना अगला। समझ में आया? सोल्यूशन लिख लेना इसका अपने पास। अच्छा, अब अपनी कैलकुलेशन आगे लेके चलता है। अब आपको कहा जा रहा है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके बताओ। इसको कैलकुलेट करो, लेकिन दिया हुआ आपको अनसर्टेनिटी है जो कि दी हुई है 5.19 प्लस माइनस 0.01। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने a कैलकुलेट करना है। तो a कैलकुलेट करने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पाई की वैल्यू आपको आती है 3.142 और r की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये r है, तो 5.19 और इसका स्क्वायर, a की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई। ठीक है। अच्छा, 3.142 मल्टीप्लाई 5.19 का स्क्वायर, आंसर इज। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर MDCAT में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो देखो उसकी मैं ट्रिक आगे सिखा दूंगा आपको, और मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद भी हैं सोशल मीडिया पे, आप वो भी देख सकते हो कैलकुलेट करने की, तो उससे भी बात समझ आ जाएगी। सही है, तो अब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 84.6 आ रहा है। ठीक है, ए तो मिल गया, लेकिन आपको इस फॉर्म में लिखना होता है ना। अब दूसरी चीज़ भी तो लाओ, डेल्टा ए भी तो लाओ। डेल्टा ए कहाँ से आएगा, तो देखो डेल्टा ए का लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डेल्टा ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद हो, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 पाई, सही है, आर डेल्टा आर। इस फॉर्मूले को आप जब लगाओगे तो आपके पास जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ये डेरिवेट होकर आता है असल में। अब डेरिवेटिव आपका है नहीं, वरना पढ़ा देता। सही है, यहाँ पे नहीं है, आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको डेरिवेट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, देखो डेरिवेट करो इसको, तो जब मैंने इसको डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हुआ, 2 पाई आर हो गया। सही है, अब आर को आप विदाउट पावर भी सॉल्व करो। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, डेरिवेट को डेल्टा से लिख दिया, डेरिवेटिव को डेल्टा से लिख दिया, 2 पाई लिख दिया, आर लिख दिया, और यहाँ भी डेरिवेटिव है तो डेल्टा आर आ गया। समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया? चलो, अब ये फॉर्मूला मैंने लिख तो दिया था, लेकिन मैंने कहा बता दूँ ज़रा आप लोगों को। 2 आ गया, 3.142 आ गया, आर कितना है आपके पास, ये डेल्टा आर है 5.12 और मल्टीप्लाई बाय 0.01। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा ए मिल जाएगा आपको यहाँ पे। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3.142, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, प्लस नहीं करना। मल्टीप्लाई 5.19 मल्टीप्लाई 0.01, आंसर इज इक्वल टू 0.3। तो प्लस माइनस भी ज़रूर लगाना, 0.3। तो पहला जवाब आया आपके पास 84.6 और प्लस माइनस 0.3, ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो इसको, इसका दिया हुआ किस में है ये भी देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको इन्होंने सी इसका सही जवाब है। देख भी सकते हो, वैसे तो मैंने लिख ही दिया, पूरा आंसर ही लिख दिया आपके सामने। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो। तो आज BC करते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करा रहा क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर आने वाले वक्तों में इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी करवा दूंगा, तो और भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है सिर्फ ये, लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने बता दिए। आने वाले वक्तों में और भी करेंगे। तो आपने आई होप अच्छा समझ में आया होगा।
फॉलो वगैरह कर लेना, इस तरह की और भी सीरीज आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर।